नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दक्ष कंपटीशन में मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश में विदेशी आक्रमण, जो मौर्य समय में विदेशी आक्रमण हुए थे उनको। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मौर्य वंश में मौर्य काल में या मौर्य वंश में विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो हम इनकी चर्चा करेंगे, मौर्य वंश में विदेशी आक्रमण की। तो मौर्य वंश में जो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर, हम उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश में विदेशी आक्रमण जो था वो सबसे पहले किया था यवन शासकों ने। किसने किया था? यवन शासकों ने। देखिएगा, यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत पर क्या किया? विदेशी आक्रमण। सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण, या ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब देखो हमें पता चल रहा है कि यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब यवन शासक देखो, यवन शासक जो थे, ये जो यवन शासक थे, ये कहाँ से आए थे? तो ये यवन शासक जो थे ये ग्रीक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ग्रीक या इंडो ग्रीक शासक थे। क्या थे? इंडो ग्रीक। तो ये इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक। तो ये इंडो ग्रीक शासक भी थे। इन्हें इंडो ग्रीक शासक या यवन शासक भी इन्हें कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्ट्रिया के निवासी थे। क्या कह सकते हैं? कि ये बैक्ट्रिया के निवासी थे। हाँ, ये बैक्ट्रिया के ये क्या थे? निवासी थे। तो ये बैक्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, अब ये देखो हमें पता चल रहा है कि ये बैक्ट्रिया के निवासी थे। अब देखिए, इन्हें हम और क्या कहते थे? तो इन्हें हम हिंद यवन भी कहते थे। क्या कहते थे? हिंद यवन। तो हिंद यवन शासकों में देखिए, आपको याद होगा, हिंद यवन शासकों ने क्या किया था? भारत में सर्वप्रथम किसके? सोने के क्या चलाए भाई? सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किससे चलाए थे? हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, अब देखिए, इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक जो था, इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो था वो कौन था? तो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था मिनांडर। कौन था? मिनांडर था। तो मिनांडर था। ठीक है, अब देखिए, जो मिनांडर था, उस राजा मिनांडर, तो यहाँ पर इनका महत्वपूर्ण राजा जो था वो मिनांडर था। तो मिनांडर की जो राजधानी थी, तो मिनांडर की राजधानी जो थी दोस्तों, वो क्या थी भाई? साकल थी। क्या थी? साकल थी। तो मिनांडर की जो राजधानी थी वो साकल हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए, हम क्या कहते हैं इसे? हम मिनांडर को ही एशिया का संरक्षक कहते हैं। इसे एशिया का संरक्षक इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? मिनांडर को कहा जाता है। अब देखिए कि बौद्ध भिक्षु तो बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच जो वाद विवाद हुआ था, वाद विवाद का वर्णन नागसेन द्वारा रचित पुस्तक मिलिंद पन्हों। इसमें मिलिंद पन्हों में मिलता है। ये देखिए, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हों में मिलता है। किसके द्वारा? कि बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं
मीनांडर के बीच जो वाद विवाद का वर्णन है वो किसमें मिलता है? तो नागसेन द्वारा रचित पुस्तक मिलिंद पन्हों में वो मिलता है। ठीक है, तो हमें इन सबकी विशेष रूप से क्या करना है, याद रखना है, प्रश्नों को याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, शक, इसकी बात करेंगे शक वंश की। तो शक वंश, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो शक वंश की बात करेंगे अगर हम, तो देखिए शक जो थे, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे भैया? तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, शकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था भाई, कौन था? तो देखिए शक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो था वो था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन था। तो रुद्रदामन प्रथम था। देखिए पता चल रहा कि शकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो था वो रुद्रदामन प्रथम था। अब देखिए भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। देखो क्या नाम है इसका, बताओ। भारत में प्रथम जो अभिलेख है इसका क्या नाम है? प्रथम अभिलेख, भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख, इसका नाम क्या है भैया? कौन है? जूनागढ़ है। कौन है? जूनागढ़। प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है भाई, जूनागढ़ अभिलेख। हाँ, तो जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था? देखो रुद्रदामन ने। प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने। तो रुद्रदामन ने बनवाया था। ठीक है, तो देखिए किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया भाई? किसने बनवाया? रुद्रदामन ने बनवाया था। याद रहेगा ना? तो ये देखिए पता चल रहा है कि रुद्रदामन ने इस शक वंश का राजा था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम बात करेंगे पहलव की। किसकी बात करेंगे? पहलव वंश की। अगर हम पहलव वंश की बात करें तो पहलव वंश जो थे ये पारसिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये पारसिया के निवासी थे। तो ये देखिए ये पारसिया से भारत आए थे, यानी ये पारसिया के निवासी थे। आपको याद रखना है भाई, ये कहाँ के निवासी थे? आपसे पूछेगा ना ये कहाँ के निवासी थे, तो ये पारसिया के निवासी थे। बस इतना नहीं, जो भी पूछता है आगे देखेंगे तो ये पारसिया के निवासी थे। अब इसी में आपसे पूछेगा प्रश्न, कहेगा, हाँ इसी में प्रश्न करेगा, कहेगा इनका जो मुख्य शासक था, इनका मुख्य या इनका प्रतापी शासक कौन हुआ? तो इनका मुख्य और प्रतापी शासक जो था वही तो था कौन? गोंदोफर्नेस। कौन था? गोंदोफर्नेस था। तो देखो गोंदोफर्नेस था। ठीक है, तो अब देखिए कि गोंदोफर्नेस जो था इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या हुई थी? कि ईसाई धर्म प्रचारक कौन? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस रो। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस रो किसके समय भारत आया था? तो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस रो किसके समय भाई? गोंदोफर्नेस के समय। तो देखिए गोंदोफर्नेस के समय कहाँ आया था? भारत आया था। तो गोंदोफर्नेस के समय भारत आया था। ठीक है, तो ये बात हमें पहलुओं के बारे में हमें याद रखनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में हमें। तो पहला वंश में हमें इतना याद रखना है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की अगर चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरह से पता है अब कौन सा वंश आएगा। बोलो कौन सा वंश आएगा? हाँ सही है। तो अब जो हमारा वंश आएगा भैया वो कौन सा वंश आएगा?
कुषाण वंश आएगा। बिल्कुल सही, कुषाण वंश आएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि कुषाण जो थे, ये जो कुषाण थे, कुषाण जो थे ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे पश्चिमी चीन से। कहाँ से आए थे? पश्चिमी चीन से भारत आए थे। पश्चिमी चीन से भारत आए थे। तो पश्चिमी चीन से भारत आए थे, या कह सकते हैं कि ये यूची क्या थी? जनजाति थी। तो यूची जनजाति से क्या थे? ये संबंधित थे। यूची जनजाति से ये संबंधित थे। ठीक है। कुषाण जो थे वो पश्चिम चीन से भारत आए थे और ये यूची जनजाति से संबंधित थे। ठीक है। कुषाण, देखिए कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रतापी शासक, तो कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन था भैया? कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। ठीक है। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो देखिए कनिष्क जो था उसने क्या किया कि कनिष्क की जो राजधानी थी, और वो कौन थी भाई? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कौन थी? पुरुषपुर थी। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या क्या थी? पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक है। अब देखिए कनिष्क जो था, कनिष्क की द्वितीय राजधानी जो थी, यानी कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी महाराज, दूसरी राजधानी, तो जो दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी वो कौन सी थी भैया? मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा थी। तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। जबकि आपको पता है क्या? कनिष्क ने कहाँ पर? कश्मीर में। कनिष्क ने कहाँ पर? कश्मीर में। कौन से पुर की? कनिष्कपुर की, यानी अपने ही नाम से। तो कनिष्कपुर नगर की क्या करवाई थी? स्थापना की थी। देखिए कनिष्कपुर नगर की स्थापना इसने की थी। और सुना है कहीं कहीं इतिहास में लिखा है कि इसे भी उसने अपनी राजधानी बनाया था। यानी कनिष्क की तीसरी राजधानी की बात करें तो उत्तर देना कनिष्कपुर थी। ठीक है। आपको याद होगा कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध धर्म की भैया कौन सी? बताओ। चौथी संगीति है ना। चौथी संगीति का आयोजन हुआ था। चौथी संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? कश्मीर में। तो कहाँ पर? कश्मीर में। और कहाँ पर? कुंडलवन में। कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कह रहा है कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। सब आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्लस मिल रहे हैं और सबको आपको याद रखना है। ठीक है। तो कश्मीर में देखिए कुंडलवन में हुआ था। अब अगर हम बात करें यहाँ आगे तो देखिएगा कि जो कनिष्क था, तो कनिष्क ने भारत के लिए कौन से मार्ग की स्थापना की थी भैया? तो कौन से मार्ग की? सिल्क मार्ग। कौन से मार्ग? सिल्क मार्ग की खोज की थी। सिल्क मार्ग की खोज की थी या सिल्क मार्ग बनवाया था। तो कनिष्क ने भारत के लिए सिल्क मार्ग बनवाया था। आगे अगर बात करी जाए तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या जारी किया? शक संवत। 78 ईस्वी में शक संवत नामक कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर बनाया था या जारी किया था। ठीक है। तो ये देखिए शक संवत की स्थापना किसने की? तो 78 ईस्वी में शक संवत नामक कैलेंडर बनवाया था
या बनाया था या जारी किया था या स्थापना की थी। तो कनिष्क ने हमारे देखो क्या किया, शक संवत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय कैलेंडर का नाम है शक संवत, है ना, जिसे हमने 22 जुलाई 1957 में अपनाया था। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। तो ये शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। आगे अगर बात करी जाए तो देखिए कनिष्क का दरबारी कवि कौन था भैया, अश्वघोष था। कौन सा था, अश्वघोष था। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था, अश्वघोष था, जिसने क्या लिखी थी, बुद्ध चरित। क्या लिखी थी, बुद्ध चरित पुस्तक किसने लिखी थी भैया, किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी। आपको अच्छी तरह से याद है, ये अश्वघोष ने लिखी थी। और आपको पता है कि बुद्ध चरित जो है, ये जो आपकी पुस्तक है बुद्ध चरित पुस्तक, तो ये बुद्ध चरित पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो इसे हम बौद्धों की रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं, बौद्धों की रामायण कहते हैं। देखिए पता चल रहा, बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है भाई, बुद्ध चरित पुस्तक को ही हम बौद्धों की रामायण कहते हैं। तो हमें पता चल गया। अब आगे अगर बात करी जाए तो देखिएगा कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कौन था, चरक था। देखिए कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक संहिता पूछता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी, तो चरक संहिता का लेखक या चरक संहिता किसने लिखी, तो चरक संहिता का लेखक कौन था भैया, चरक ही था। तो ये देखिए चरक था, तो चरक ने लिखी थी चरक संहिता। और ये कनिष्क का क्या था, दरबारी कवि हुआ करता था। ये कनिष्क का राजवैद्य हुआ करता था। ठीक है, तो ये कनिष्क का राजवैद्य था। तो देखा हमने दोस्तों, कनिष्क तक हम यहाँ पर पढ़े हैं मौर्योत्तर काल या मौर्योत्तर वंश में विदेशी आक्रमण। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।